सबसे पहले बात करें इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर की। दाऊद पर पाकिस्तान का कबूलनामा। पाकिस्तान ने पहली बार इस बात को माना है कि दाऊद पाकिस्तान में है, कराची में रहता है दाऊद। आपको बता दें कि दाऊद के खाते सीज करने की बात यहां पर सामने आई है कि दाऊद के खाते सीज करने को कहा गया है। एफएटीएफ के दबाव में यहां पर यह लिस्ट जारी हुई है जिसमें दाऊद को आतंकी संगठनों की लिस्ट में दिखाया गया है। यूएनएससी ने आतंकी संगठनों की लिस्ट जारी की है। शंकर आनंद बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता फोन लाइन पर। शंकर, क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए, अगर दाऊद की बात करें और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का ये चाल चरित्र चेहरा है कि पाकिस्तान कभी मानता ही नहीं रहा है कि दाऊद इब्राहिम उसके यहाँ है। लेकिन जिस तरह से अब बाकायदा एक लिस्ट जारी हुई है और उस लिस्ट में ये बताया गया है कि व्हाइट हाउस जो कराची में स्थित है वहां पर दाऊद इब्राहिम रह रहा है। अगर दाऊद इब्राहिम पर लगे आरोप की अगर बात करें तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और पाकिस्तान को कई बार वो महत्वपूर्ण दस्तावेज कई महत्वपूर्ण सबूत के साथ में बता चुका है कि दाऊद इब्राहिम भारत में कई बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने के बाद वो पाकिस्तान में छुपा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक मानता नहीं रहा है। लेकिन जिस तरह से अब देखा जाए कि इस्लामाबाद में उसके एड्रेस का एक सबूत सामने आया है, तो अब देखना लाजमी होगा कि लेकिन शंकर, सवाल यह है कि भारत इससे पहले कई बार सबूत दे चुका है। पाकिस्तान कभी इस बात को नहीं मानता था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में मौजूद है। यह पहली बार है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के दबाव के बाद, एफएटीएफ के दबाव के बाद पाकिस्तान इस बात को मानने के लिए तैयार हुआ है। हाँ, तो इसमें वही देखना होगा अनुपम, क्या अब अगर वो मान रहा है तो क्या वो भारत को सौंपेगा? दूसरा सवाल यहाँ पे ये होता है कि भारत लगातार ऐसे महत्वपूर्ण सबूतों को पाकिस्तान के सामने रखता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा है। जैसे मुंबई ब्लास्ट की बात कर ले या और कई ऐसे बड़े बड़े आतंकी वारदात की बात कर ले, तो जिसमें कि दाऊद इब्राहिम की साफ तौर पर सामने आती है वो भारत में इस तरह या ऐसे बड़े बड़े आतंकियों की अगर बात करें तो आतंकियों को उसने बिल्कुल। शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर पर अपडेट देने के लिए। लखनऊ में धरने पर बैठ गए हैं मौलाना कल्बे जव्वाद। मुहर्रम में लगी पाबंदियों को लेकर धरने पर बैठे हैं कल्बे जव्वाद। धरने में और भी शिया धर्मगुरु उनके साथ मौजूद हैं। लखनऊ के गफरामा इमामबाड़े में ये धरना दे रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से मुहर्रम के जुलूस को लेकर के रोक लगी है, पाबंदी प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा लगाई गई है, उसको लेकर के यहां पर नाराजगी व्यक्त करते हुए धरने पर बैठ गए। शबाब बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। शबाब, कल्बे जव्वाद विरोध में धरने पर बैठे हैं, क्या सरकार पर किसी तरह का दबाव बनाने की यह कोशिश है? और बिल्कुल, देखिए, सरकार से वो चाहते थे कि ताज़ियेदारी और अज़ादारी के लिए निश्चित गाइडलाइन जो कोरोना की है उसको लेकर के गुफरानाबाद इमामबाड़े या दूसरे जो बड़े इमामबाड़े हैं जहां पर जगह ज़्यादा है वहां पर लोगों को इजाज़त मिले ताकि अज़ादारी की जा सके, ताज़ियेदारी की जा सके। इसके लिए वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई बार मिले, लेकिन बात नहीं बनी है, जिसके बाद मौलाना कल्बे जव्वाद जो हैं वो धरने पर बैठ गए हैं। उनके साथ तमाम उलेमा भी धरने पर बैठे हैं। मौलाना, सरकार से बात नहीं बनी आखिरकार, जिसके बाद आपको एक कदम उठाना पड़ा। जी हाँ, हकीकत यही है कि हम दिल्ली में भी 2 दिन रहे, वहाँ भी जो बड़े लीडर हैं उनसे मुलाकात की और यहाँ योगी जी से भी 2 मरतबा हमारी मुलाकात रही। और उसके बाद उनीश अवस्थी जी जो होम सेक्रेटरी हैं उनसे भी कई बार बात भी हुई, फ़ोन पर भी मुलाकात भी हुई, यहाँ के कमिश्नर हैं उनसे भी मुलाकात हुई। तो उससे हमने कहा भाई हमने कोई जुलूस की डिमांड कर रहे हैं, ना हम कह रहे बड़े बड़े ताज़िया हमारे निकाल दिए जाए, ना हम कह रहे हैं कि चौराहे पर हम जो है वो ताज़िया रखेंगे। हम ये कह रहे हैं कि हमारे घरों के अंदर जो छोटे ताज़िए हैं उनकी इजाज़त दी जाए ताकि हमारी औरतें जो है वो वहाँ पर मातम कर सके, शोक मना सके। क्योंकि जितने भी त्यौहार हमारे हिंदू भाइयों के होते हैं उसमें कोई शोक का त्यौहार नहीं है, सब हर्ष और उल्लास और खुशी के त्यौहार। हमारा त्यौहार जो गम का त्यौहार है, हमारा त्यौहार शोक का, आंसुओं का त्यौहार है। उसमें हम आंसू बहाते हैं, रोते हैं, मातम करते हैं। तो उसकी इजाज़त हमें कम से कम उस घरों के अंदर तो मिलना चाहिए। भाई किस घर में मूर्ति पूजा रोकी जा सकती है? कोई है कानून कि घरों के अंदर मूर्ति पूजा रोक दी जाए? तो हमारे घरों में क्यों पाबंदी लगा दी गई कि यहाँ पर ताज़िया नहीं हम नहीं रख सकते? दूसरी चीज़ है कि वो जो आया है गाइडलाइन में ये है कि पिंडाल आप साबित नहीं कर सकते। आप वो कहते हैं हमने हिंदू भाइयों को मना किया है, तो हिंदू भाइयों को पिंडाल मना है, तो हम कब कह रहे हैं कि हम पिंडाल लगाएंगे? हिंदू भाइयों को पिंडाल में वो साबित करते हैं, ये गणेश जी की मूर्ति पिंडाल में, उसको मना किया। क्या घर के अंदर भी नहीं रख सकते हो? क्या मना है हिंदू भाइयों के घर के अंदर नहीं रख सकते हो? नहीं मना है, ना कोई कानून मना कर सकता। हम पर तो घर में पाबंदी लगा दी गई। तो
अभी सरकार से नहीं हो रही, आज से प्रदर्शन शुरू कर रहे हैं। कितने दिन प्रदर्शन करेंगे और फिर क्या है आगे? 2 दिन तक तो ये धरना हमारा चलेगा और उसके बाद भी अगर हमारी बातचीत नहीं कामयाब होती है तो फिर हम दूसरा फिर कोई ऐलान करेंगे। अभी तो फिलहाल 2 दिन तक धरना पर है हमारा। हालांकि सरकार ये कह रही है कि किसी धर्म विशेष को लेकर के कोई पाबंदी नहीं है, जो पाबंदी है वो हर धर्म के लिए है। हमने फर्क बता दिया आपको, फर्क ये बताया कि हिंदू क्या, हमें पूछिए उनसे, क्या हिंदुओं को, हिंदू भाइयों को हमारे घर के अंदर मूर्ति पूजा मना है? हमारे तो घर के अंदर मना है। वो कह रहे कोई फर्क नहीं है, फर्क है। हम फर्क तो बता रहे हैं आपको कि उनको पिंडाल में मना है कि पिंडाल आप स्थापित नहीं कर सकते, घर में नहीं मना है उनको कि आप घर के अंदर मूर्ति नहीं रख सकते, घर के अंदर पूजा नहीं कर सकते। तो हम पिंडाल की कहाँ बात कर रहे हैं, हम तब तो घर की बात कर रहे हैं। घर में अभी देखिए नोट वहाँ आया, FIR की गई है बदायूं में कि तुमने घर के अंदर जो ताजिया रखा है तो तुम दंडित किए जाओगे, तुमने अपराध किया है। घर के अंदर ताजिया, तो घर के अंदर मूर्ति रखना अपराध है? मुझे योगी जी सीधा बता दे कि घर के अंदर उनके घर के अंदर मूर्ति है कि नहीं है? तो सबसे बड़ा अपराध तो उन्होंने किया खुद। घर ने यहाँ भी प्रदर्शन शुरू कर दिया, बाहर पुलिस लगा दी गई है, पहरा सख्त होने लगा है, अंदर भी पुलिस वाले हैं। अरे तो इससे कोई क्या फर्क पड़ेगा? हम तो यहाँ चुपके बैठे हुए यहाँ के ऊपर, ना कोई हम प्रदर्शन कर रहे हैं, ना कहीं बाहर निकल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। हम तो यहाँ चुपके यहाँ बैठे हुए, धरने पर बैठे हुए। तो पुलिस लगाए चाहे फौज लगाए, इससे हमसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। बिल्कुल शबाब। चीज़ ये कि पूरे इंडिया में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मजलिस की इजाज़त है। यहाँ तक कि दिल्ली में इजाज़त है, हाई कोर्ट ने इजाज़त दी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कल्बे जव्वाद यहाँ पर अपनी बातों को रखते हुए, और वो चाहते हैं सरकार ने जिस तरीके की पाबंदी लगाई है उसको हटाया जाए। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण खूब चर्चा का केंद्र रहा है। सीएम ने अपने संबोधन में पूरे विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम ने समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी और कांग्रेस किसी को भी नहीं छोड़ा। आज भी यूपी विधानसभा में विपक्ष का हंगामा जारी रहा, लेकिन हंगामे के बीच सरकार ने लोक और निजी संपत्ति विधेयक समेत 17 अहम विधेयक पास करा लिए। सीएम योगी पूरे तेवर में दिखे। उन्होंने राम और परशुराम का नाम लेकर विपक्ष को धो डाला। जिन लोगों को राम के वास्तविकता पर ही विश्वास नहीं था, उन्हें राम की ताकत का एहसास अब तो हो रहा होगा। अब रोम की भाषा बोलने वाले लोग भी राम राम चिल्लाने लग गए हैं। भले वह परशुराम के बाना ही क्यों न हो, लेकिन उन्होंने चिल्लाना तो शुरू किया है। वहीं उन्होंने बीएसपी के तिलक तराजू वाले पुराने नारे का जिक्र करते हुए ब्राह्मणों को लुभाने की हो रही विपक्ष की कोशिशों पर भी तंज कसा। ये वही लोग हैं जो तिलक और तराजू की बात करके समाज को बार बार गाली देते थे, और आज फिर नए रूप में बने हुए उत्साह और उमंग के माहौल में किस प्रकार से जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं। योगी इसी तरह निशाना साधते रहे और बीजेपी विधायक लगातार तालियां बजाते रहे। यही नहीं, विधानसभा के फ्लोर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर बड़े हमले किए। बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण बीजेपी नेता की निर्मम हत्या की वारदात की याद दिला दी। जो लोग आज जातिवाद का नारा कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जातीयता का झंडा लेकर के चल रहे हैं, वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं तो कन्नौज के एक नीरज मिश्रा नाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सिर काट करके ब्रीफकेस में भर करके अपने आप मंगाते हैं, और उस शर्मनाक घटना के बाद भी जनता से माफी नहीं मांगते हैं। ये वही लोग हैं जो तिलक और तराजू की बात करके समाज को बार बार गाली देते थे, और आज फिर नए रूप में बने हुए उत्साह और उमंग के माहौल में किस प्रकार से जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं, समाज देख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आरोपों के कुछ ही घंटों के अंदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए पलटवार किया। अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा के पटल पर राज्यसभा के एक सांसद के प्रति अपमानजनक शब्द का प्रयोग करना सांसद और संसद की घोर अवमानना है। संसद स्वतः संज्ञान लेते हुए तत्काल निर्णायक कार्रवाई करे। संसद की गरिमा गिराने वाले भला संविधान का मान क्या करेंगे। वहीं बीएसपी की सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके सीएम योगी द्वारा बीएसपी पर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी ने कभी तिलक तराजू जैसे बयान नहीं दिए। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि हमारी पार्टी ब्राह्मण समाज के लोगों को महत्व देती आई है। इनके बयान में अगर सत्यता होती तो बीएसपी अपनी पिछली सरकार में खासकर ब्राह्मण समाज के विधायकों को बड़ी संख्या में मंत्री और अन्य उच्च पदों पर क्यों रखती।
तो बीएसपी ने यहां पर ट्वीट करके मायावती ने जवाब दिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात का। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जब विधानसभा में विपक्षियों के सवालों का खुलकर जवाब दिया, इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। मुख्यमंत्री ने बिना नाम लिए संजय सिंह पर हमला किया तो वार पलटवार तेज हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब विधानसभा से विरोधियों को ललकारा तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज हो गई, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह सामने आए और उन्होंने ट्विटर पर अपना वीडियो जारी किया, जिसमें वो योगी से अपने सवालों का जवाब मांग रहे हैं। उन्होंने मेरी बातों का जवाब तो नहीं दिया, मैंने जो प्रश्न उनसे उठाए थे उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे नमूना कहा। योगी जी, अगर ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को मुद्दा बनाना नमूना है तो आप मुझे नमूना कह सकते हैं। ये पैदा हो रहा है, ये उनके मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। संजय सिंह ने पलटवार करते हुए एक बार फिर ब्राह्मण राजनीति को हवा देने की कोशिश की। संजय सिंह ने कहा कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय का मुद्दा उठाना अगर गलत है तो मुझे जेल में डाल दें, लेकिन मैं आवाज उठाता रहूंगा। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संजय सिंह का नाम लिए बिना सदन में यह बात कही। दिल्ली का एक नमूना उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश में आके कहता है कि उत्तर प्रदेश में कोविड के खिलाफ कोई रणनीति नहीं बन पा रही है। इसी के पलटवार में संजय सिंह ने बयान जारी किया। संजय सिंह को जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता शलभमणि त्रिपाठी ने ट्विटर पर लिखा कि मुख्यमंत्री ने तो किसी का नाम नहीं लिया, बावजूद इसके नमूनों ने सफाई देने के लिए कमर कस ली है। टीम न्यूज़ 18। बड़ी खबर बलरामपुर से आ रही है। दिल्ली में पकड़े गए आतंकी यूसुफ और मुस्तकीम को लेकर बलरामपुर पहुंची है दिल्ली पुलिस और यूपी एसटीएफ की टीम। बता दें कि दिल्ली से पकड़ा गया आईएसआईएस का आतंकी बलरामपुर के बढ़िया भैसाई का ही रहने वाला है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। आतंकी को लेकर बलरामपुर पहुंची है यूपी पुलिस। आईएसआईएस का आतंकी यूसुफ और मुस्तकीम को लेकर के पूछताछ करने के लिए और वहां पर जहां पर यह बलरामपुर में रहने वाला है वहां पर यह पुलिस पहुंची है। इस वक्त उत्तर प्रदेश पुलिस और एटीएस की टीम भी वहां पर उनके साथ वहां पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस की टीम भी वहां पर है। आतंकी को लेकर बलरामपुर के भैसाही पहुंची है पुलिस। ये तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आपसे थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें बलरामपुर की, जब वहां पर यह टीम यूसुफ और मुस्तकीम को लेकर के पहुंची है। आगे बढ़ते हैं, खबर जालौन से है, जहां पर बिजली बिल संशोधन के नाम पर विभाग के अधिकारियों द्वारा सरकार को करोड़ों की चपत लगाने का मामला उजागर हुआ है। आरोप है कि कुछ इंजीनियर्स यूजर आईडी से बड़े उपभोक्ताओं के बिल को कम कर देते थे। अभियंताओं ने जिन बकायेदारों के बिल कम किए उनमें से 32 लोगों की सूची लीक होने का मामला खुला है। इस मामले में बड़े अधिकारी भी संदेह के दायरे में हैं। संबंधित जेई का नाम रामू है, जिसकी यूजर आईडी ब्लॉक कर दी गई है। आरोपों के मुताबिक जेई रामू गुप्ता की यूजर आईडी से करीब 32 लोगों के बिलों में 40,000 से 2 लाख रुपए तक कम कर दिए गए। गोपनीय सूची लीक होने के बाद किसी के पास इस बात का जवाब नहीं था कि बिल किस आधार पर कम किए गए हैं। हालांकि गर्दन फंसती देख जेई ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि उसकी यूजर आईडी किसी और ने हैक कर यह गड़बड़ी की है। गलतियां हैं उनके खिलाफ सर रामू गुप्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? ऐसा है कि अगर कहीं गलत चीज निकल के आती है, बिल डिवीजन में कहीं पैसे की बात आती है, कुछ आती है, तो बिल्कुल कार्रवाई। उसमें आईडी हैक करने के बाद उसमें तो नोटिफिकेशन की त्रुटि, बस कुछ गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से बिलों में कुछ गड़बड़ी पाई गई है। उसका एप्लीकेशन आया है, उसमें जांच करवा के संबंधित विभाग से भी बात करके उसमें आगे कार्रवाई कराई जाएगी। क्या जांच कर रही है पुलिस इसमें, किस स्तर से जांच कर रही है? पुलिस के पास अभी एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है, अभी जांच में उसमें विचार किया जाएगा कि कैसे करना है, संबंधित विभाग में क्या। खबरें और भी हैं, फिलहाल एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।